आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। और भाई, जो भी चैप्टर्स अब तक हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनका अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं भाई, जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। और ये सारे संगठन ऐसे हैं, ऑलमोस्ट आपने लगभग लगभग संगठन कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपने खूब सारा सुन रखा होगा, कहीं टीवी पे, न्यूज़पेपर में, या फिर अपनी बुक्स में भी आपने पढ़ाई है। चलो, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, उसको हम कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहली जो हमारी स्लाइड है, फर्स्ट जो स्लाइड है, वो देख लेते हैं भाई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प मेंटेन पीस एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। They also support countries in working together to improve लिविंग कंडीशंस फॉर एवरीवन। अब देखो भी, समझना है सबसे पहले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनका काम क्या रहता है, उनका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मेंटेन पीस एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर किसी भी स्टेट के बीच में, स्टेट इन द सेंस मान के चलो इंडिया, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, इन सब के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको मेंटेन कौन देखते हैं, उसको रिजोल्व करवाते हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और भाई, शांति स्थापित करने में भी अपनी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो सपोर्ट कंट्रीज इन वर्किंग टुगेदर टू इंप्रूव लिविंग कंडीशंस फॉर एवरीवन। और ये भाई क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं उन सभी कंट्रीज को, स्टेट्स को, कि वो साथ मिलके काम करें और जो लिविंग कंडीशंस है हर इंसान के लिए, फॉर एवरीवन, वो क्या करें, उनको इंप्रूव करें। जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको इंप्रूव करने की बात भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ऑन कोऑपरेशन। और भाई, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो संगठन है, ये प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन और आइडिया, जो भाई वो कोऑपरेशन के ऊपर, सहयोग के ऊपर, ये अपना इंफॉर्मेशन, अपनी सूचना और अपने जो तरीके हैं, आइडियाज हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं। दे सेट रूल्स, सिस्टम्स एंड processes to ensure members share cost fairly, divide benefits equally and stick to agreements they have made। अब देखो, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक जो मुख्य काम है, वो क्या है दोस्तों, कि दे सेट रूल्स, ये रूल्स बनाते हैं भाई, ठीक है, कि कौन सा नियम है, कैसा है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं। एंड प्रोसेसेस टू इंश्योर मेंबर शेयर कोस्ट फेयरली। और भाई, जो उसका कोस्ट है वो भी इनके बीच में कैसे बटे, फेयरली बटे, निष्पक्ष और साफ तरीके से बटे। डिवाइड बेनिफिट्स इक्वली, और जितने भी फायदे मिलते हैं भाई, ठीक है, बेनिफिट जितने भी मिलते हैं, उनका भी डिवीजन कैसे हो भाई, उनका भी डिवीजन हो, उनका भी बंटवारा इक्वली हो, ठीक है। एंड स्टिक टू एग्रीमेंट्स दे हैव मेड। और जो जो एग्रीमेंट्स ये बनाते हैं, उसके ऊपर क्या रह रहे हैं, स्टिक रहे भाई, उसके ऊपर लाइक मतलब जमे रहे, अपनी बात पे डटे रहे। तो क्या क्या काम है भाई, एक तो पीस, हार्मनी, ठीक है, आपस की कंट्रीज का सपोर्ट बना रहे। दूसरा क्या है कि ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, और उन रूल रेगुलेशंस पे कायम रहे सभी देश। ये भी इंश्योर कौन करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ही इंश्योर करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही इंश्योर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। The United Nations UN has different structures and agencies that focus on various global issues. Some of these include। अब हमें देखना है, सबसे पहले हमारे सामने एक आता है भाई, वर्ड आया है यूनाइटेड नेशंस, तो इसको भी देख लेंगे। तो 24 अक्टूबर 1945, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 24 अक्टूबर 1945 होता क्या है दोस्तों, दो वर्ल्ड वॉर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और वो वर्ल्ड वॉर कौन कौन से थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 18 तक चलता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चलता है अभी 1939 से लेके 45 तक। तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक संगठन बनाने की कोशिश की गई थी कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, वो रिजोल्व हो जाए। लेकिन फिर से वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत लॉस उठाया भाई, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएस ने, यूके ने, मतलब सबने ही, पूरे वर्ल्ड को उस आग में झुलसना पड़ा। अब क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन पहले बना था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, और उसी को जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसकी जो फॉर्मेशन रखी गई थी, वो रखी गई थी भाई 24 अक्टूबर 1945। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी कुछ अलग अलग एजेंसीज हैं। तो वो देख लेते हैं कौन सी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO।
अगर हम बात करें इस डब्ल्यूएचओ की, तो 1948 में ये बनाई गई थी। बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको देख रहे हैं। काम क्या रहता है इसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क्स ऑन ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड डिजीज कंट्रोल। और भाई ग्लोबल हेल्थ इश्यूज के ऊपर ये काम करता है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिजीज कंट्रोल। भाई जैसे आपने देखा होगा ना, अभी कोविड आ गया था, उससे पहले पोलियो था, उससे पहले प्लेग था, हैजा था, तो ये सब क्या है? पेंडेमिक और एपिडेमिक आती हैं, तो उनके ऊपर काम करना, उसके लिए फंड जनरेट करना, अलग अलग कंट्रीज को एलोकेट करना वो फंड, रिसर्च के काम सब देखना, ये काम जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, 1965 में। और आपको ध्यान रखना है, 1965 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हम ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ते रहेंगे। 1965 में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। चले देखते हैं भाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम क्या है? फोकसेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भाई इसका काम क्या है कि भाई पॉवर्टी, जो गरीबी है उसका रिडक्शन हो, उसको रिड्यूस किया जाए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और भाई सतत विकास जो है उसके ऊपर भी काम किया जाए। नेक्स्ट एजेंसी देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनएचआरसी। ह्यूमन राइट्स कमीशन, भाई तो सिंपल सी बात है, इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि जो मानव अधिकार हैं उनके ऊपर ये काम करता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2006 में। मैं ये एडिशनल इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें आसान लगे। फिर इसका काम क्या है? प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। भाई पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स की के ऊपर कोई बात आती है, कोई आंच आती है, तो इस संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करे भाई, उसको इंश्योर करे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन ना हो। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1950 में। अब ये क्या करता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। हेल्प्स रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पीपल। अब भाई जो माइग्रेंट होते हैं और जो रिफ्यूजीज होते हैं ना, उनका इसका काम है, ये देखता है उनके मैटर्स को। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। और इसके बारे में आपने खूब सारा सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इसके लिए फंड जनरेट करते हैं, वो वेरियस कंसर्ट करते हैं, ताकि इनके ऐसे लोगों के लिए क्या हो जाए भाई, वो यूनिसेफ के नाम से फंड जनरेट करते हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं कुछ सेलिब्रिटीज को, ताकि भाई उनके नाम पे लोग पैसा दे दे और वो पैसा फिर यूनिसेफ चिल्ड्रंस के लिए यूज किया कर ले उनको। वर्क्स टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर राइट्स। और भाई इसका काम क्या है? वर्क्स टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर राइट्स। उनके जो हक है उनकी बात की जाए और उनकी जिंदगी का जो ख्याल रखा जाए, वो काम कौन करता है? यूनिसेफ। अब देखते हैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट का भी टाइम देख लेते हैं, 1946 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, लास्ट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों देखो, इसका अर्थ, इसका काम ना इन्हीं शब्दों में छुपा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल मतलब पढ़ाई के रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? प्रमोट्स एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ग्लोबली। और भाई ये प्रमोट करता है एजुकेशन को, साइंस को, कल्चर को। जैसे ये क्या करता है भाई, यूनेस्को कुछ जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल वेटलैंड्स होते हैं, कुछ भाई नेशनल पार्क्स होते हैं वेरियस कंट्रीज में, ये उनको हेरिटेज साइट बनाता है। ठीक है, आई होप आप लोग एक बार गूगल जरूर करेंगे और भाई यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी देखेंगे। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। चले, तो समझ में आ गया दोस्तों, रिफ्यूजीज वाले जो यूएनएचसीआर का काम है, रिफ्यूजीज के राइट्स को देखना, उनकी एडजस्टमेंट को देखना। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है यूनिसेफ, इसका काम है बच्चों की जिंदगी और उनके हकों की बात करना। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या देखता है? यूनेस्को प्रमोट करता है एजुकेशन, साइंस और कल्चरल को ग्लोबली भी, वैश्विक स्तर पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ यूएन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो भाई, इवोल्यूशन कैसे होता है यूनाइटेड नेशंस का। द लीग ऑफ नेशंस वाज बोर्न आफ्टर द
First World War encouraged the world to invest in an international organization to deal with conflict. और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, एक लीग ऑफ नेशंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है और उसका काम क्या था कि इनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई वो इन्वेस्ट करे किसमें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी स्टेट के बीच में, बिटवीन टू स्टेट्स और बिटवीन ग्रुप ऑफ स्टेट्स, तो उसका काम देखने के लिए लीग ऑफ नेशन था। द यूनाइटेड नेशंस यूएन वाज क्रिएटेड इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। और मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संगठन का निर्माण होता है, रिप्लेसिंग द लीग ऑफ नेशंस। और मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाते हुए बोला था ना कि ये उसका एक्सटेंडेड फॉर्म था, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन था। तो ये रिप्लेस करता है किसको, लीग ऑफ नेशंस को, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। It was formed when 51 countries signed the United Nation Charter। और भाई जब 51 देश साइन करते हैं किसको, यूनाइटेड नेशन चार्टर को, तो ये कंट्री बन जाता है। चले देखते हैं भाई। और the UN's objective is to prevent international conflict and to फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट। अब देखो भाई यूएन का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं कंट्रीज के बीच में, इसको प्रिवेंट करना, रोकना, एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। और भाई जो स्टेट्स हैं उनके बीच में, जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बनाने के लिए बना रहे। बाय 2011 द यूनाइटेड नेशंस हैड 193 मेंबर कंट्रीज इन द यूएन जनरल असेंबली, ईच मेंबर हैज वन वोट। और भाई 2011 में, मतलब जो लास्ट मेंबर जुड़ा था वो कब जुड़ा था, लास्ट 2011 में जुड़ा था। और कितने मेंबर्स हो गए टोटल, 193। लास्ट मेंबर के बारे में भी जिक्र करेंगे कि कौन सा मेंबर नया जुड़ता है। चले उसका नाम भी लिख देता हूं, जो 193rd कंट्री था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जुड़ा था। इसका नाम है साउथ सुडान। साउथ सुडान, सुडान एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है भाई, ठीक है। तो यहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था लोगों का आपस में, और दो कंट्री बन जाती हैं एक ही कंट्री से। तो साउथ सुडान जो है वो अलग हो जाता है। और ये कब अलग होते हैं, 2011 में ही अलग होते हैं। ये साउथ सुडान जो है ये सुडान से अलग होता है, ठीक है। ये एक सुडान हो गया, एक साउथ सुडान हो गया। तो ये बेसिकली क्या था, ये सुडान एक कंट्री था। 2011 में इसमें से एक अलग कंट्री बन जाता है, उसका नाम है साउथ सुडान। और अगर इनकी कैपिटल्स की भी बात कर ली जाए तो जूबा इसकी कैपिटल है भाई, जूबा। साउथ सुडान जो नई कंट्री बनी, इसकी कैपिटल है जूबा। और खार्तूम इसकी कैपिटल है सुडान की, खार्तूम। खार्तूम सुडान की कैपिटल है। सुडान से अलग होके 2011 में एक नई कंट्री बनती है साउथ सुडान। और वही साउथ सुडान 2011 में नई एक कंट्री मेंबर जुड़ता है यूनाइटेड नेशंस का, और वो 193rd मेंबर था भाई। इन द यूएन जनरल असेंबली ईच मेंबर हैज वन वोट। तो वही हर देश की अपनी एक वोट होती है। इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। और भाई यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, टेम्पोररी मेंबर्स होते हैं। जब हम नाटो के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन की दो कंट्रीज एक टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में थी, जिसमें से ब्रेग्जिट के बाद सिर्फ एक कंट्री रह जाती है। तो मतलब ब्रिटेन और फ्रांस जो थे, यूरोपियन यूनियन के दो कंट्रीज थे जो किसके मेंबर थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो देख लेते हैं कौन कौन से 5 मेंबर है परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। और आई होप आप सबको इनकी कैपिटल्स भी पता होंगी, ध्यान रखनी है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स की है वाशिंगटन डीसी, बात करें रशिया मॉस्को, यूनाइटेड किंगडम लंदन, फ्रांस पेरिस एंड चाइना बीजिंग। द मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक फिगर इन द यूएन इज द सेक्रेटरी जनरल। देखो भी ध्यान से देखना है, जो सबसे इंपोर्टेंट पब्लिक फिगर होता है यूएन में वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल। अगर हम बात करें भाई अभी करंट में जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है भाई एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, और ये बने थे भाई 2016 में। आते कहां से हैं ये,
पुर्तगाल से, जहां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं। और पुर्तगाल की कैपिटल की बात करें तो लिस्बन, एक यूरोपियन कंट्री है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ज्योग्राफी में काम आएंगी, आपके जनरल पेपर में काम आएंगी। इससे पहले जो थे उनका नाम था भाई बान की मून। इनसे पहले जो थे बान की मून, और ये बंदा रहता है भाई 2007 से लेके 16 तक। ध्यान रखना है दोस्तों, साउथ कोरिया से आता है ये इंसान। साउथ कोरिया, कैपिटल जो है वो है सियोल। इससे पहले जो थे उनका नाम था कोफी अन्नान। ये तीन इसलिए बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोफी अन्नान घाना कंट्री है, यहां से आते हैं। और भाई इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1997 टू 2006। और भाई जो ये घाना कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, अकरा इसकी कैपिटल है, अकरा। और बात करें फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की, सेक्रेटरी जनरल की जो कौन बने थे भाई, उनका नाम था ट्रिग्वे लाई। और ये इंसान बना था भाई 1946 में से लेके 53 तक। इसने अपना इस्तीफा तो दे दिया था 1952 में ही, लेकिन ये बना रहा था 1953 तक। और ये जो ट्रिग्वे लाई थे भाई, ये आते थे नॉर्वे से। और नॉर्वे की कैपिटल की बात करें तो ओस्लो है। चले ध्यान से देखते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड पे चलते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब भाई यूएन में कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या रिफॉर्म होते हैं वो भी देख लेते हैं। कोल्ड वॉर आप सबको पता है भाई कब से कब तक चलता है दोस्तों। कोल्ड वॉर जो चलता है वो चलता है भाई 1945 से लेके 1991 तक। और वो कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद कोल्ड वॉर रुक जाता है, वो इंसिडेंट था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और सोवियत यूनियन। Reforms and improvement are fundamental to any organization to serve the needs of a changing environment। और बदलते माहौल के अनुरूप, बदलते माहौल के साथ भाई रिफॉर्म और इंप्रूवमेंट जो है वो क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं किसी भी संगठन के। ठीक है, उसमें सुधार होने चाहिए, इंप्रूवमेंट होने चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म फेस द यूएन। टू बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स है, कौन कौन से हैं? रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और उसके जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस है। रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और भाई एक रिव्यू उन इश्यूज के ऊपर जो जुरिडिक्शन में आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं किसी भी संगठन के। यहां पे हम यूएन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। On the reform of structures and processes, there has been the demand to increase the membership of permanent and non-permanent in UN Security Council। और भाई इस रिफॉर्म, ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, इनमें क्या है भाई, देयर हैज बीन द डिमांड टू इंक्रीज द मेंबरशिप। एक ऐसी डिमांड है भाई कि मेंबरशिप बढ़ाई जाए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको हम बोलते हैं यूएनएससी। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूएनएससी इसको हम बोलते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। On the issues with the jurisdiction of the UN, some countries want the organization to play a greater role in peace and security missions। तो भाई जो इशू है उसके अधिकार क्षेत्र का, jurisdiction of the UN, some countries want the organization, और कुछ कंट्रीज क्या चाहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले ए ग्रेटर रोल, ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रेटर रोल प्ले करे इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस। भाई शांति और जो सुरक्षा के मिशंस हैं उनमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएन मैनी चेंजेस हैव ऑकर्ड। और भाई कौन कौन से चेंजेस हैं उनको भी देख लेते हैं भाई। द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स। कब होता है भाई ये कोलैप्स? ये होता है 1991 में, जो डिसइंटीग्रेशन होता है, इनका विघटन होता है दोस्तों। द यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। और सिंपल सी बात है, जब सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है और 14 देश अलग होकर रशिया से 15 देश बन जाते हैं, तो भाई यूएस क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन, एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में? रशिया और जो सक्सेसर बना किसका? सोवियत यूनियन का। एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव, सहयोगी।
China is fast emerging as a great power and India also is growing rapidly. और चाइना भाई एक फास्ट इमर्जिंग ग्रेट पावर बनता है, ठीक है, एक महान शक्ति बनता है, चाइना भी वो इमर्ज कर रहा है। एंड ऑल्सो एंड इंडिया ऑल्सो इज ग्रोइंग रैपिडली, और भाई इंडिया भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है। द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट, और भाई अभूतपूर्व तरीके से इकोनॉमिक्स जो है एशिया की वो भी बहुत अच्छे तरीके से, गजब तरीके से बढ़ रही। Many new countries joined the UN after gaining independence from the Soviet Union and former communist state in Eastern Europe। और बहुत सारी भाई नई कंट्री ज्वाइन करती हैं यूएन को आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस पाने के बाद, और जो फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स थे ईस्टर्न यूरोप में। द वर्ल्ड नाउ फेस न्यू चैलेंजेस इंक्लूडिंग जीनोसाइड, civil war, ethnic conflicts, terrorism, nuclear weapons, spread climate change, इन्वायरमेंटल डैमेज एंड एपिडेमिक्स। और भाई वर्ल्ड ने कुछ नए चैलेंजेस फेस किए, उनमें से इंक्लूडिंग जीनोसाइड, नरसंहार के, सिविल वॉर्स जो भी गृहयुद्ध हुए हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो जातीय संघर्ष हुए हैं, टेररिज्म जिस आतंकवाद की बात करें, न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड, और भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनकी उनका जो बढ़ाव हो रहा है, जो बढ़ रहे हैं वो, क्लाइमेट चेंज, भाई मौसम का, वेदर का चेंज भी, क्लाइमेट का चेंज भी एक बड़ा इशू है, इन्वायरमेंटल डैमेज, और भाई इन्वायरमेंटल जो डैमेज है वो भी चैलेंज है, एंड एपिडेमिक्स और जो महामारियां हैं भाई, ठीक है, वो भी क्या है, बड़ा चैलेंज। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या भाई। In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution that reflected three main complaints। तो भाई यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट करती है एक रेजोल्यूशन दैट रिफ्लेक्टेड थ्री मेन कंप्लेंट्स। वो भी क्या क्या है भाई, देख लेते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज। और भाई जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो किसको रिप्रेजेंट नहीं करती है, समकालीन जो पॉलिटिकल रियलिटीज है, राजनीतिक जो सच्चाइयां हैं, उनको ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। द सेकंड वन इज इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावर्स। कि भाई जो इसके डिसीजंस हैं वो रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी वैल्यूज जो हैं, पश्चिमी वैल्यूज, वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, उन्हीं की वैल्यूज की, शिक्षाओं की बात करते हैं। आर डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावर्स, और जिसको डोमिनेट किसने किया है, कुछ ही शक्तियों ने डोमिनेट किया है। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, और भाई इसमें किसकी कमी है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की, प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, on January 1st, 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed। अब देखो भाई, मैंने आपको बताया एक दो स्लाइड पहले ही, इनके तीन जो अभी जो एंटोनियो गुटेरेस है, उसके पहले बान की मून है, और उससे पहले 1997 से लेके 2006 तक कोफी अन्नान रहते हैं। एंड द कोफी अन्नान वाज फ्रॉम घाना, और घाना की जो कैपिटल है वो अकरा करके है। तो भाई 1 जनवरी 1997 को यूएन जनरल सेक्रेटरी जो है कोफी अन्नान इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म, कि भाई यूएन को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी, और भाई क्या होना चाहिए नए स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का क्राइटेरिया, वो है ए मेजर इकोनॉमिक पावर। वो क्या होना चाहिए, एक आर्थिक शक्ति होना चाहिए, बड़ी आर्थिक शक्ति। ए मेजर मिलिट्री पावर, सैनिक पावर भी अच्छी होनी चाहिए उस स्टेट की। ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, और भाई जो यूएन का जो बजट आता है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें भी उनका क्या हो, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन हो। ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और भाई पॉपुलेशन के बिहाफ पे भी क्या होना चाहिए, एक बिग नेशन होना चाहिए। ए नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और एक ऐसा नेशन होना चाहिए जो अपनी जनता की ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखे और जो लोकतंत्र का सम्मान करे। A country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture। और भाई कंट्री क्या करे, would make the council more representative, ठीक है, काउंसिल को more representative बनाए of the world diversity, और किन टर्म्स में, ज्योग्राफी की टर्म्स में, इकोनॉमिक सिस्टम की टर्म्स में, और कल्चर की टर्म्स में।
नेक्स्ट देखते हैं भाई, government saw advantage in some criteria and disadvantage in other depending on their interest and aspirations. और भाई गवर्नमेंट सॉ एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया में उनको क्या दिखे भाई, एडवांटेज दिखे, एंड डिसएडवांटेज इन अदर डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस, तो अपने इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग. In the UN Security Council, there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. तो वो 5 permanent member तो हमने देख ही लिए भाई, रशिया, चाइना, यूएस, यूके और फ्रांस. The permanent members were given special status after World War II. और जो permanent members थे उनको क्या दिया गया after World War II के बाद भाई, उनको दिया गया दोस्तों स्पेशल स्टेटस दिया गया. और वो स्पेशल क्या था भाई, वो भी देख लेते हैं. Their main privileges are being permanent members and having veto power. और भाई उनके पास मनाही का अधिकार है, वीटो पावर है. अगर 5 सदस्य हैं उनमें किसी ने भी अपना अगेंस्ट में वोट डाल दिया तो उसको बोलते हैं वीटो पावर. कि उससे क्या होगा, 4 लोग भी अगर सहमत है किसी बात पे और 5वां नहीं है तो उस 5वें की बात मानी जाएगी. मीनिंग दे कैन ब्लॉक डिसीजंस, नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव वीटो पावर. और भाई वो क्या कर सकते हैं कि वो किसी भी डिसीजन को ब्लॉक कर सकते हैं. नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव वीटो पावर. और भाई जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास क्या नहीं है, वीटो पावर नहीं है. ए डिमांड टू अबोलिश द वीटो पावर altogether was also raised. Many perceived the veto to be conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN. और भाई क्या था कि इस वीटो पावर को एबोलिश किया जाए, डिमांड थी. was also raised, ये भी डिमांड उठाई गई कि इस वीटो पावर को क्या किया जाए, इसको बंद कर दिया जाए. क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये वीटो पावर क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट लेके आती है, और जो डेमोक्रेसी और सोवरेनिटी का, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है यूएन का, ये उसको सफल नहीं करती है. देखते हैं भाई नेक्स्ट इसके बाद, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन. अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन का जो अधिकार क्षेत्र है उसका ज्यूरिडिक्शन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे. इन 2005, September 2005, a meeting was held to celebrate the 60th anniversary of the United Nations and to review the situation. तो भाई सितंबर 2005 में क्या होता है, एक मीटिंग रखी जाती है. कहां पे रखी जाती है, was held to celebrate the 60th anniversary. और भाई 60वीं सालगिरह एनिवर्सरी जो थी यूनाइटेड नेशंस की, उसको मनाने के लिए, एंड टू रिव्यू द सिचुएशन, और जो स्थिति है उसको रिव्यू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए. इन दिस मीटिंग the leaders decided on steps to make the UN more effective, including creating peace building commissions. तो भाई क्या डिसाइड होता है, लीडर्स क्या डिसाइड करते हैं दोस्तों, टू मेक द यूएन मोर इफेक्टिव, यूनाइटेड नेशंस को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, क्रिएटिंग पीस, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग पीस बिल्डिंग कमीशंस, कुछ ऐसे आयोग बनाए जाएं, कमीशंस बनाए जाएं जो क्या काम करेंगे, पीस बिल्डिंग का. ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल एग्रीइंग ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, condemning terrorism, setting up a democracy fund and agreeing to end the trusteeship council. अब देखो इसमें भाई किस किस चीज के ऊपर फोकस किया गया. 60th एनिवर्सरी पे जो मीटिंग हुई यूएन की, तो लीडर्स ने क्या क्या डिसाइड किया कि यूएन को भाई मोर इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग पीस बिल्डिंग कमीशंस. भाई कुछ आयोग, कुछ कमीशंस ऐसे बनाए जाएंगे जिनका काम क्या रहेगा, पीस बिल्डिंग का काम रहेगा. ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एक ऐसी काउंसिल जो भाई क्या, ह्यूमन राइट्स काउंसिल. एग्रीइंग ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, डेवलपमेंट जो गोल्स है भाई उसके ऊपर एग्री होने की बात. कंडेमनिंग टेररिज्म, और भाई कंडेम करना किसको, आतंकवाद को. सेटिंग अप ए डेमोक्रेसी फंड, और एक डेमोक्रेसी फंड का सेटअप करना, मतलब उसको बनाना. एंड एग्रीइंग टू एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और भाई किसके ऊपर एग्री होना, टू एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको एंड करना. नेक्स्ट देखते हैं. अब हम बात करेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स. भाई यूनाइटेड नेशंस के सुधार और भारत के बारे में हम एक बार देख लेते हैं. इंडिया हैज सपोर्टेड चेंजिंग द यूएन फॉर सेवरल रीजंस. इंडिया हैज सपोर्टेड चेंजिंग द यूएन फॉर सेवरल रीजंस. कुछ रीजंस हैं, वो क्या क्या है. इट आल्सो वांट्स द यूएन टू प्ले ए बिगर रोल इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज. और वही भारत क्या चाहता है, इट ऑल्सो वांट्स द यूएन टू प्ले ए बिगर रोल, एक बड़ा रोल प्ले करे भाई वो किसमें, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, प्रमोट करना, ठीक है, इनहांस करना डेवलपमेंट को, विकास को, कोऑपरेशन को, किसके बीच में, बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में.
One of India's main concern is that the Security Council has not changed much, even though the number of countries in the General Assembly has grown a lot. भाई इंडिया को एक इशू ये भी है, इंडिया का मेन कंसर्न क्या है कि जो मेंबर्स थे पहले 51 से स्टार्ट हुआ था, अब वो नंबर ऑफ मेंबर्स 193 तक जा चुके हैं। स्टार्टिंग हुई थी यूएन की 51 से, अभी करंट में कितने हैं? 193। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर है, वही परमानेंट मेंबर है, वो 5 ही। India wants more countries to be added as both permanent and non-permanent members। और भाई इंडिया क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है कि भाई परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स में कुछ और देश भी जोड़े जाए। एंड इंडिया इटसेल्फ वांट्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर इन ए रिफॉर्म यूएन। और भाई एक सुधरे हुए, मतलब एक रिफॉर्म किए हुए यूएन में भारत क्या चाहता है कि वो खुद भी एक परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि सारे क्राइटेरिया हम पूरे कर रहे हैं। हमारे पास अच्छी पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है, सबसे लगभग लगभग 75-76 ईयर्स की डेमोक्रेसी है। और वो डेमोक्रेसी भी दोस्तों ऐसी है जो हर इंसान की, हर रिलीजन की, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रॉपर रिस्पेक्ट करने का आदेश करता है। हमारी सरकार उसको इंश्योर भी करती है कि किसी भी कम्युनिटी के साथ कल्चरल राइट्स हम उनके केयर करते हैं, ठीक है भाई। कोई कम्युनिटी है, कोई भी एथनिसिटी है किसी की, हम सबकी केयर करते हैं। हमारी इकोनॉमी भी अच्छी है, पॉपुलेशन भी अच्छी है, एरिया भी अच्छा है, और हम डेमोक्रेसी की भी इज्जत करते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं। तो इंडिया क्या चाहता है खुद भी कि हम भी किस में आ जाएं भाई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल किए जाएं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। India has participated in virtually all of the initiative of the UN. Its role in the UN's peacekeeping efforts is a long and substantial one. इंडिया क्या करता है भाई? पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द यूएन। यूएन के जितने भी इनिशिएटिव हो तो इंडिया उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। इट्स रोल इन द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज ए लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। और भाई जो भारत का रोल है ना पीस कीपिंग एफर्ट्स में, क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस की दोस्तों एक पीस कीपिंग फोर्स होती है। तो वहां से वेरियस कंट्रीज से क्या होते हैं, सोल्जर्स जाते हैं। और कुछ ऐसी कंट्रीज जहां पे अनरेस्ट चलता है, जहां पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं चलती हैं, तो यूएन क्या करता है, अपनी फोर्सेस भेज देता है। अपनी फोर्सेस मतलब एक ऐसी फोर्स जो विभिन्न देशों के सैनिकों से, अफसरों से मिलकर बनती है। तो भारत पीस कीपिंग फोर्स में भी सबसे ज्यादा जो भेजने वाला सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है। The country's economic emergence on the world stage is another factor that perhaps justifies India's claim to permanent seat in the Security Council। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक इमरजेंस है भाई, इकोनॉमिक भी हमारी अच्छी है, तो मतलब सारे फैक्टर जो सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेंबर बनने के लिए चाहिए, उन सबको हम फुलफिल करते हैं। तो भाई इंडिया का क्लेम क्या है, वो जस्टिफाई करता है कि भाई सारी चीजें, इकोनॉमी भी हमारी अच्छी है, तो हमें क्या होना चाहिए, उसमें स्थान, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का स्थान हमें मिलना चाहिए। डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी ए परमानेंट वीटो होल्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन, some countries question its inclusion. They are concerned about Indo-Pak relations, India nuclear capabilities and others. अब भाई डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी ए परमानेंट वीटो होल्डिंग मेंबर, भाई भारत एक परमानेंट वीटो होल्डिंग मेंबर बनता है, तो कुछ कंट्रीज के क्वेश्चंस भी, ठीक है, वो क्या है, वो कंसर्न है भारत और पाक के रिलेशंस को लेके, इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, उनको लेके कुछ कंट्रीज क्या रहती हैं, कंसर्न भी रहती हैं। और भाई कंट्रीज कौन सी रहती है, जैसे चाइना। चाइना हमेशा वीटो कर देता है, क्योंकि क्योंकि उसको लगता है कि भाई हमारे बगल में एशिया के राजा हम ही होने चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं चाहता कि इंडिया भी क्या करे, स्टैंड करे और इंडिया भी स्ट्रॉन्ग बने। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, द यूएन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। और भाई यूनिपोलर कैसे है, बाइपोलर का हमने देख लिया था, एंड हो गया था पिछले चैप्टर्स में, क्योंकि अब जो पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें सारी निहित है, किसके अंदर है, यूएस के पास है मैक्सिमम पावर, तो वही सुपर पावर बना हुआ है। The UN cannot balance US power because US is the only superpower after the Cold War with military and economic strength to ignore the UN for any other international body। और देखो यूएस के बारे में हमने पढ़ा था ना, यूएस क्या करता है, सिंपल सा है, वो ना किसी यूएन चार्टर की चिंता करता है। जब उसके राइट्स के ऊपर बात होती है, उसके राइट्स का, उसके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन जब भी होता है, तो यूएस क्या करता है भाई, वो किसी यूएन चार्टर की चिंता नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए, जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो उनके उधर अटैक हुआ था 9/11 2001 में, उसके जो आरोपी था, उसका आरोपी का नाम था ओसामा बिन लादेन।
वो पाकिस्तान में घुस के, ठीक है, उनके जुरिडिक्शन में जाके, पाकिस्तान के एरिया में जाके, और वो उसको मार के आ जाते हैं, ठीक है। और वो ना किसी यूएन चार्टर की चिंता करता है, ना वो एग्रीमेंट्स की चिंता करता है कि आप भाई विदाउट एनी कंसर्न, आप किसी को विदाउट एनी गिविंग इंफॉर्मेशन टू द दैट पर्टिकुलर कंट्री आप नहीं घुस सकते हो। लेकिन यूएस क्या करता है भाई, यूएस कभी भी चिंता नहीं करता है, और वो यूएन चार्टर्स वगैरह को, क्योंकि वो सिंगल पावर है, वर्ल्ड पावर है अभी। तो भाई क्या होता है, यूएस, बिकॉज द यूएस इज द ओनली सुपर पावर, तो बता चुका हूं ओनली सुपर पावर है कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सोवियत जो यूनियन थी वो कोलैप्स हो गई है भाई, उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया, और जब उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया है, तो सिंपल सी बात है, यूएस ही एक मेन पावर बचती है। The US has significant influence in the UN due to being its largest financial contributor। और देखो मेन रीजन क्या है, कि जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है सबसे बड़ा, वो यूएस है, तो यूएस की दादागिरी चलती है। While the UN doesn't fully counterbalance the US, it helps bring the US and other countries together to discuss global issues। तो भाई जबकि UN doesn't fully counterbalance the US, it helps bring the US and other countries together to discuss global issues। लेकिन भाई ये क्या करता है, यूएस और बाकी कंट्रीज को इकट्ठा करता है ग्लोबल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन के लिए। Though imperfect, the UN is important. It provides a platform where arguments against US policies can be heard and compromises can be made। और भाई इम्परफेक्ट होते हुए भी यूएन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो कैसे है भाई, इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराता है भाई, प्रदान करता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूएस पॉलिसीज कैन बी हर्ड, भाई जहां पे आर्ग्यूमेंट्स जो है यूएस पॉलिसीज के अगेंस्ट वो सुने भी जाते हैं, एंड कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, और भाई एडजस्टमेंट जो है, कॉम्प्रोमाइजेज वो है, वो किए भी जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूएन की कुछ एजेंसीज की, यूनाइटेड नेशंस की कुछ एजेंसीज की। तो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज की बात करें तो सबसे पहले एक एजेंसी का नाम आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतरराष्ट्रीय जो मौद्रिक फंड होता है, कोष होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1944 में। अभी हम इनका टाइम पीरियड देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको देखना भी, आपको ध्यान से दोस्तों समझना भी है। चले, अब हम बात करेंगे भाई वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है भाई, वो लोन्स वगैरह देता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी, वो भी की गई थी दोस्तों 1944 में। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके ट्विन टावर्स पे अलकायदा ने क्या किया था, दो जहाज टकरा दिए थे 9/11 अटैक में। WTO इसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और भाई इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1995 में। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दे, मतलब एक छोटा सा टास्क देता हूं दोस्तों मैं आपको, आपको क्या करना है, इन सबके हेडक्वार्टर्स देखने हैं, ठीक है। और इन सबके हेडक्वार्टर्स जब आप देखोगे तो आपको ये पता करना है कौन सी कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ज्योग्राफी के बिहाफ से भी आपकी वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, और इसकी जो स्थापना होती है फ्रेंड्स, वो होती है इन 1957। कब होती है भाई, 1957 में। उसके बाद आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या आता है भाई, उसके बाद आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये होती है 1961 में। फिर आता है भाई ह्यूमन राइट्स वॉच, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ध्यान रखता है, वॉच करता है, एंड दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978। तो भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एस्टैब्लिश्ड इन 1944, वर्ल्ड बैंक फाउंडेड इन 1944, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ये कब एनर्जी एजेंसी ये कब बनती है, 1957 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में, ह्यूमन राइट्स वॉच 1978 में। चलो अब हम मूव करते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं दोस्तों, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल। तो भाई वर्ल्ड लेवल पे ये क्या देखता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम, एंड रेगुलेशंस एट द अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेशंस का काम। इट कंसिस्ट ऑफ 189 मेंबर्स, ठीक है, ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, फिर भी हम देख लेंगे टोटल मेंबर्स कितने हैं यूएन में,
193। इट कैन, और जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसमें कितने मेंबर्स है? 189। द यूएस अलोन एंजॉयज 16.75% वोटिंग राइट्स। और भाई यूएन कितने परसेंट वोटिंग राइट्स को एंजॉय करता है? दैट इज 16.75%। The G8 members, the US, Japan, Germany, France, UK, Italy, Canada, and Russia, China and Saudi Arabia have more than 52% votes in IMF। और भाई जो G8 कंट्रीज हैं, कौन कौन से भाई? यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया। और इसके अलावा चाइना और सऊदी अरबिया क्या करते हैं भाई? हैव मोर देन 52% वोट्स इन आईएमएफ। और इनके भाई 52% से ज्यादा इनकी वोट्स हैं। तो जल्दी से दोस्तों फिर से एक बार कैपिटल्स देख लेते हैं। जापान टोक्यो, जर्मनी बर्लिन, फ्रांस पेरिस, यूके लंदन, इटली रोम, कनाडा ओटावा, रशिया मॉस्को, चाइना बीजिंग एंड सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है उसका नाम है भाई रियाद। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड इन 1944। कब बनाया गया था? 1944 में बनाया गया था। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। काम क्या करता है भाई? किसके लिए काम करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस एंड प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। और भाई ये क्या करता है? लोन्स और ग्रांट्स देता है किनको? डेवलपिंग कंट्रीज को। ये जो सारे काम है ये देखता है। और मेन काम इसका जो रहता है वो वर्ल्ड बैंक का काम रहता है भाई, लोन्स और ग्रांट्स ये डेवलपिंग कंट्रीज को देता है। इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ पुअर नेशंस, अटैचिंग stringent conditions to its loans and forcing free market reforms। ठीक है, और भाई इसको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर द सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ पुअर नेशंस। पुअर जो गरीब से गरीब देश है उनको अटैचिंग stringent conditions of its loans and forcing free market reforms। और उनको भी मतलब फोर्स करता है किसके लिए? फ्री मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स, जो भाई बाजार सुधार है उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, an international organization to set the rules for global trade, which was set up in 1995 as a successor of General Agreement on Trade and Tariffs, GATT। ठीक है, किसका सक्सेसर भाई? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो पूछ लेगा भाई किसका सक्सेसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स का, या इसमें कुछ एक दो वर्ड आगे पीछे करके दे देगा। GATT and has 164 members as on July 29 2016 को कितने मेंबर्स थे? 164 मेंबर्स। Major economic powers such as the US, EU, European Union, and Japan have managed to use the WTO to frame rules of trade to advance their own interest। अब देखो भाई जो मेजर इकोनॉमिक्स पावर्स हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे भाई? जैसे हम बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स की, यूरोपियन यूनियन की, एंड जापान हैव मैनेज, जापान भी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, हैव मैनेज टू यूज द WTO। और भाई ये WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं भाई? ये यूज करते हैं और ऐसे ही रूल्स वो बनवा देते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेन ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर एंड बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स। और भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या कहते हैं? वो कंप्लेन क्या करते हैं कि भाई नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है एंड बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स। और जो बड़ी पावर्स हैं वो इनको क्या कर देती हैं? पुश अवे कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 टू इंप्लीमेंट US प्रेसिडेंट ड्विलाइट एशेनहॉर्स एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। और भाई ये एस्टैब्लिश की कब की गई थी? 1957 में। कब की गई थी भाई? 1957 में। टू इंप्लीमेंट US प्रेसिडेंट वाइट
इसाइन होवर्स एटम फॉर पीस। और भाई क्या था एटम फॉर पीस, मतलब जो एटम है वो किसके लिए, शांति के लिए, प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने के लिए। इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पज। कि भाई इसका काम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज किया जाए, ठीक है, बिजली बनाने के लिए किया जाए और साइंटिफिक कामों के लिए किया जाए, एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पज। और भाई एक दूसरे के ऊपर मिलिट्री पर्पज से यूज ना किया जाए। और कैसा यूज, जो यूएस ने जापान के ऊपर किया था। The IAEA, International Atomic Energy Agency, teams regularly inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purposes. और भाई जो IEA है, सॉरी IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो क्या करती है भाई, रेगुलरली इंस्पेक्शन करती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज जितने भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो देखते हैं कि जो सिविलियन कामों के लिए भाई न्यूक्लियर पावर का यूज करना चाहिए, वो कहीं मिलिट्री पर्पस के लिए तो उसका यूज नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, एन एनजीओ टू कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और भाई जो एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, सबसे पहले तो इसकी स्टैब्लिशमेंट देख लो 1961 में। इसका काम क्या है भाई, एक एनजीओ है, ठीक है, टू कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में। कहीं भी अगर भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम एमनेस्टी इंटरनेशनल देखता है। इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स टू रिसर्च एंड एडवोकेट ह्यूमन राइट्स। और भाई ये क्या करता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है और उनको पब्लिश करता है, किसके ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, टू रिसर्च एंड एडवोकेट ह्यूमन राइट्स। तो भाई जान रिसर्च के लिए, ठीक है, और एडवोकेट करता है, मतलब उनकी वकालत करता है ह्यूमन राइट्स की। Governments are not always happy with these reports since a major focus on amnesty is the misconduct of government authorities. तो गवर्नमेंट्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या नहीं होती भाई, हैप्पी नहीं होती विद दीज रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स के साथ, सिंस ए मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, और भाई ये मेजर फोकस किस पे रहता है, मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच 1978 में देखते हैं भाई, अनदर इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक और संगठन जो किसमें इन्वॉल्व रहता है, रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की। द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस। और यूएस में क्या है भाई, लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच। इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। और भाई अगर कहीं पे ह्यूमन राइट अब्यूजेस होते हैं तो ये क्या करता है, ग्लोबल मीडिया का अटेंशन उसकी तरफ ड्रॉ करता है। इट हेल्प्ड इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोएलिशंस लाइक द कैंपेन्स टू बैन लैंडमाइंस, टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर एंड टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। और भाई ये हेल्प करता है इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोएलिशंस, कुछ ऐसे कोएलिशंस भाई जैसे लाइक द कैंपेन टू बैन लैंड माइंस। जो लैंड माइंस होती हैं जिनका आमतौर पे आर्मी यूज करती है, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनका यूज करते हैं लैंड माइंस का, उनको बैन करने का। टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स एंड एस्टैब्लिश, और भाई चाइल्ड सोल्जर्स का यूज रोका जाए, इसके ऊपर भी ये ह्यूमन राइट्स वॉच ध्यान रखता है, काम करता है। एंड टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और भाई एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की भी बात ये करते हैं। अब हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं भाई, टाइमलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो भी देख लेते हैं। अगस्त 1949, साइनिंग ऑफ द अटलांटिक चार्टर बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम विंस्टन एंड एस चर्चिल। तो भाई 1941 में साइन करते हैं अटलांटिक चार्टर पे। कौन से चार्टर पे, ये ध्यान रखना है, अटलांटिक चार्टर, ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, यूजफुल रहेगा। और यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, ये भी क्वेश्चन कई बार अगर एग्जामिनर के मन में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने का ख्याल आता है तो वो बना सकता है कि भाई जब अटलांटिक चार्टर 1941 में साइन हुआ तो यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वाज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन एस चर्चिल। फिर भाई जनवरी 1942, 26 allied nations fighting against the Axis powers meet in Washington DC
टू सपोर्ट द अटलांटिक चार्टर एंड साइन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। और भाई 26 अलाइड नेशंस क्या करते हैं, जो एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, वो वाशिंगटन डीसी में मिलते हैं। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, टू सपोर्ट द अटलांटिक चार्टर एंड साइन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। और ये भाई साइन करते हैं उस पे। दिसंबर 1943, तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन ऑफ द थ्री पावर्स, यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। तेहरान है भाई ईरान की कैपिटल। तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन ऑफ द थ्री पावर्स, ठीक है भाई, कौन कौन से तीन पावर, यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। फिर देखते हैं फेब 1945, याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑन बिग थ्री, रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन। ये स्टालिन थे सोवियत यूनियन के लीडर। डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भाई डिसाइड करते हैं टू ऑर्गेनाइज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, किसके ऊपर, ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज था उसके ऊपर ये क्या करते हैं, मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं। फिर वही अप्रैल में 1945, द 2 months लॉन्ग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, यूएस। तो सैन फ्रांसिस्को में 2 महीने लंबे यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस चलती है। और कब चलती है वो, अप्रैल और मई में। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 26 जून 1945, साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 50 नेशंस। ठीक है, 50 देश क्या करते हैं भाई, साइन करते हैं। एंड पोलैंड साइन ऑन अक्टूबर 15। और भाई अक्टूबर 15 को पोलैंड साइन करता है। तो पहले 50 देश, फिर 51वां देश कौन सा बनता है, पोलैंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पहले 51 देश थे उनमें से 51st कौन सा था, सो दैट कंट्री वाज पोलैंड। और पोलैंड की जो कैपिटल है वो लिख देता हूं, वारसा। ठीक है, सो द यूएन हैज 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स। और भाई पोलैंड के जुड़ने के साथ ही, ठीक है, बाकी ने तो कर दिया 26 जून 1945 को, ये करता है लगभग 4 महीने के बाद 15 अक्टूबर को साइन। तो भाई टोटल ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं दोस्तों 51। 24th October 1945, the UN was founded, hence October 24 is celebrated as UN Day। और मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में बताया था दोस्तों कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। और जो 24 अक्टूबर है इसको मनाया जाता है भाई यूएन डे के नाम से। 30th अक्टूबर 1945, इंडिया ज्वाइंस द यूएन। और भाई 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी क्या कर लेता है दोस्तों, यूएन को ज्वाइन कर लेता है। तो भी दोस्तों आई होप आप सबने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से किया होगा। तो अब आपको करना क्या है, देखो एक चीज मैं बोलता भी हूं आपको, एक तो रिवीजन करना है दोस्तों बार बार, ठीक है, रिवीजन करना है। और कुछ पीवाईक्यूज भी देख लिया करो भाई, पीवाईक्यूज एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो आपके ऐप पे मिल जाएंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।